रोटेटिंग मशीनरी है तो उसके अंदर यहाँ वहाँ पे शाफ्ट्स होंगे, मूविंग पार्ट्स होंगे, बेयरिंग्स होंगे, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, ये कॉमन है। बेयरिंग के ऊपर अक्सर आपके शाफ्ट्स जो होती हैं वो इस तरीके से बेयरिंग के ऊपर होती हैं, ठीक है जी। कहीं नॉन ड्राइवर साइड पे एक बेयरिंग होगा, ड्राइवर एंड साइड पे एक बेयरिंग होगा, कहीं एक से ज़्यादा भी बेयरिंग होंगे। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं मोटर में 3 बेयरिंग होते हैं, एक इसके फ्रंट पे होता है, एक इसके एंड पे होता है, एक इसके सेंटर में होता है, ठीक है ना जी। 3 बेयरिंग होते हैं मोटर में, कभी कभी होते हैं कि नहीं होते? मैंने दरमियान वाले को तो नहीं सुना। अच्छा, दरमियान वाले में वैसे नहीं होता, वैसे मजाक कर रहा हूँ। मुंह पे 3 बेयरिंग हो सकते हैं, आगे फ्रंट पे 2 बेयरिंग हो सकते हैं, पीछे एक हो सकता है, पीछे 2 हो सकते हैं, आगे एक हो सकता है, लेकिन पीछे आमतौर पे 2 नहीं लगाए जाते। पीछे आमतौर पे 1 बेयरिंग होता है क्योंकि वो सिर्फ सपोर्ट होता है, और इसके ऊपर लोड बेयरिंग है तो लोड, चूँकि लोड यहाँ पे शाफ्ट आगे होती है, लोड को चला रही होती है, तो यहाँ पे 2 बेयरिंग होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है जी। दरमियान में वैसे नहीं होता, वो मजाक कर रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि जब आपका ये बेयरिंग जब ये चलता है, ठीक है जी, ये ऐसे चलता है या ऐसे चलता है, 2 ही तरीके हैं इसके, ठीक है जी। तो जब ये चलता है तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉल्ट्स पैदा होते हैं। फ़ॉल्ट्स क्या होते हैं? फ़ॉल्ट्स ये होते हैं कि जब इसकी लाइफ, हर एक चीज़ की एक डेफिनेट लाइफ है, इसकी लाइफ पूरी हो जाए या इसमें फ़ॉल्ट आ जाए। फ़ॉल्ट क्या होता है कि इसका सरफेस ख़राब हो जाए, इसके बल्स ख़राब हो जाएँ, या इसका कहीं इसमें एक्सेसिव लोड की वजह से ये क्रैक हो जाए जो आउटर रेस है, या इसका इनर रेस क्रैक हो जाए, रेसेस क्रैक हो सकती हैं, टूट सकती हैं, इसके में गड़े पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, या ये कुक्ड हो सकता है। कुक्ड का मतलब क्या होता है? जैसे अब ये ऐसे लगा हुआ है ना, तो ये ऐसे लगा हुआ हो, टेढ़ा लगा हुआ हो, गलत लगा हो, तो भी कुक्ड बेयरिंग कहलाएगा और वो वाइब्रेशन पैदा करेगा, ठीक है। या आपकी मशीन में कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे कि लूजनेस है उसके अंदर, कुछ और मसला है जिसकी वजह से इस बेयरिंग के ऊपर वाइब्रेशन आएगी, ठीक है, अनबैलेंस हो सकता है, ये इसके ऊपर ये आपका मिसअलाइनमेंट हो सकती है, किसी भी वजह से इस वाइब्रेशन बेयरिंग पे वाइब्रेशन आएगी। या तो इसका अपना फॉल्ट होगा या एक्सटर्नल कोई फॉल्ट होगा जो इसके ऊपर वाइब्रेशन लाएगा। वाइब्रेशन एक ख़तरनाक चीज़ है। वाइब्रेशन बहुत सारी सूरतों में तो आपको वाइब्रेशन एक्सेप्टेड भी होती है, कुछ चीज़ बहुत सारी जगहों पे नहीं भी होती। वो एक्सेप्टेड कहाँ होती है कि मशीन चलेगी तो वो कुछ वाइब्रेशन खामखा पैदा करेगी, उसके साथ चलना पड़ता है, ठीक है ना जी। तो हर एक वाइब्रेशन बुरी नहीं होती कुछ, लेकिन एक्सेसिव वाइब्रेशन, ज़्यादा वाइब्रेशन हो जाए तो वो ज़ाहिर सी बात है इसको डैमेज करेगी, ख़राब करेगी। जो डैमेज है उससे भी मज़ीद डैमेज इसके अंदर पैदा होगा। अगर डैमेज नहीं है, किसी और वजह से वाइब्रेशन है, तो इसके अंदर डैमेज पैदा हो जाएगा। तो उससे बचने का क्या तरीका है कि आप वाइब्रेशन कंट्रोल करें। अच्छा, वाइब्रेशन आपको बहुत सारे, इससे नॉन वाइब्रेशन को मेजर करना, उसको एनालाइज करना, सिर्फ मेजरमेंट इसकी कोई वो नहीं है कि आप चाहे किसी बंदा जाता है वहाँ पे वाइब्रेशन मीटर लगा के इसके ऊपर तो नहीं लगाता, मतलब वो बॉडी के ऊपर वाइब्रेशन ट्रैवल करती हैं। जैसे ये किसी एंड कवर में लगा हुआ है तो एंड कवर यहाँ तक है या यहाँ तक है या कहीं तक भी है, तो जब आप वहाँ पे मीटर लगाएंगे तो ये वाइब्रेशन जो इसमें पैदा होती है वो वहाँ तक ट्रैवल करेगी। और हम वाइब्रेशन लेने के 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक आपके पास होता है हॉरिजॉन्टल, इस डायरेक्शन में, जैसे ये है, इस डायरेक्शन में आप इसके साथ बेयरिंग के साथ वाइब्रेशन ले रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है। अगर इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके वर्टिकल वाइब्रेशन ले रहे हैं तो वो वर्टिकल कहलाता है। और इसके साथ अलोंग द शाफ्ट आप ले रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? एक्सियल। एक्सियल होता है अलोंग द शाफ्ट। ये 3 इसके मेजरमेंट के तरीके हैं, और हर तरीका कुछ अपनी खुसूसियात रखता है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो इल्म है, जो इसका साइंस है या आर्ट है वाइब्रेशन का, वो इतना मुश्किल है कि वो इससे आप डेफिनेटली कोई बात नहीं कर सकते कि यार इसमें वर्टिकल में ये है तो इसका ये मतलब है, हॉरिजॉन्टल में ये है तो इसका ये मतलब है, एक्सियल में ये है तो इसका ये मतलब है। ऐसा नहीं होता। इंस्टेड वाइब्रेशन किसी भी तरीके से इसमें पैदा हो सकती है और कहीं भी निकलेगी। अब जो कमज़ोर साइड होगी वहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा आपको निकलेगी, ठीक है जी। अक्सर ये मशीन का जो हॉरिजॉन्टल साइड होता है वो कमज़ोर होता है, वहाँ वाइब्रेशन ज़्यादा निकलती है, वहाँ आपको मीटर पर ज़्यादा वाइब्रेशन की रीडिंग आएगी। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि एक्सियल में जो है, अगर आपकी मशीन मिसअलाइनमेंट कर रही है, अलाइनमेंट उसकी ठीक नहीं है, तो वो एक्सियल में ज़्यादा शो होगी, आमतौर पे ये कहा जाता है। और वर्टिकल जो है वो उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर मशीन में लूजनेस हो, यानी ये बेयरिंग अंदर से लूज हो, जैसे ये आप देखें तो ये बेयरिंग हिल रहा है, तो ये इसके अंदर लूजनेस है, आवाज़ भी दे रहा है, देखें क्लिक क्लिक की आवाज़ दे रहा है, तो ये लूजनेस है, ठीक है जी। या इसके अंदर शाफ्ट लूज हो, या बेयरिंग अपने हाउसिंग में लूज हो, ठीक है जी, ऐसे ऐसे हिल रहा हो, तो ये लूजनेस क्या होती है? ये वर्टिकल में ज़्यादा नज़र आती है। ये मसला एक रूल ऑफ थंब है, लेकिन ये कोई डेफिनेट बातें नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ आपको, साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेट नहीं है, प्रैक्टिकल, हाँ, बस किसी हद तक। अच्छा, फिर मेजरमेंट का तरीका क्या है? मेजरमेंट में आपके पास मुख्तलिफ इसके फर्म वो हैं, यानी तरीके हैं। एक होता है, पहले इस्तेमाल किया जाता था, इसका डिस्प्लेसमेंट का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट कितने मिलीमीटर या कितने इंच, डिस्प्लेसमेंट, फासला। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फासला होता है ना, फासले को कहते हैं। तो
फासला को कहते हैं। फासला जो है कितना है, इसके ज़रिए मेजरमेंट की जाती थी। लेकिन बाद में फिर कुछ हम जब एडवांस हुए वक्त के साथ साथ, तो ये वेलोसिटी की सूरत में हमने मेजरमेंट करना शुरू की, मिलीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। और ये अभी तक ये वेलोसिटी ही राइज है। और एक होती है एक्सेलरेशन, मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी जो मेजरमेंट की जाती है वो एक्चुअली एक्सेलरेशन की फॉर्म में की जाती है। एक्सेलरोमीटर होता है हमारे पास, एक्सेलरोमीटर जो होता है वो फॉर्म विद इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन इसको मेजर करता है। और जब एक्सेलरेशन को आप इसकी वो कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो उस वक्त आपके पास क्या आता है, उस जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो उस वक्त आपके पास आता है वेलोसिटी। और इसकी वैल्यूज़ बड़ी करेक्ट होती हैं, उसकी मेजरमेंट वैल्यूज़ बड़ी करेक्ट होती हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो बड़ी परफेक्ट यूनिट है वाइब्रेशन के लिए। इसलिए एक्सेलरोमीटर के ज़रिए एक्सेलरेशन मेजर कर दी जाती है। बाद में मशीन फिर उसको इंटीग्रेट करता है और इंटीग्रेशन करने के बाद आपको इसकी वेलोसिटी मुहैया करता है, मिलीमीटर पर सेकेंड। मिलीमीटर पर सेकेंड की यूनिट में ये की जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें एक चीज़ आती है कि आपका जो ये है, कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे जीई होता है। जीई, अब जीई के बारे में क्या कहा जाता है कि जीई कुछ भी नहीं है। मतलब जीई कोई अहमियत है सच नहीं रखता। एक मशीन है, उसकी जीई हाई हो गई है, तो अब ये नहीं कहेंगे कि वो मशीन ख़राब है। हाँ, अलबत्ता ख़राबी की इंडिकेशन वो ज़रूर हो सकता है, प्री मैच्योर किस्म की आपको इंडिकेशन वो दे देता है कि यार इसमें ख़राबी आने के चांसेस हैं। जी, ग्रेविटेशनल एनवेलपिंग, इस तरह के कुछ नाम इसको दिया जाता है, ग्रेविटेशनल एनवेलपिंग। सही है, लेकिन वो कोई ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप कहें कि उसके ऊपर बैठ जाएं कि हाँ जी हाई हो गया तो बस पता नहीं कोई डैमेज आ गया। अलबत्ता वाइब्रेशन एक चीज़ दे रही है तो वो फिर डैमेज की तरफ इशारा ज़रूर होता है। अच्छा, उसके बाद फिर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर राइज होना। टेम्परेचर आमतौर पे बिल्कुल आखिर में राइज होता है किसी भी चीज़ का। जब बेरिंग ख़राब होता है तो उसके आखिरी इंडिकेशन ये होती है कि उसका टेम्परेचर राइज करने लगता है। जब टेम्परेचर किसी बेरिंग में आ गया तो समझो कि वो बस गया, फिर आपने उसको चेंज ही करना है, फिर आपके पास दूसरा तीसरा रास्ता नहीं होता। कितना होगा, हाई कितना 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ना, 62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर कहलाता है। ये बस, इससे ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो ख़तरनाक वैल्यू की तरफ चली जाएगी। ठीक है, 62 डिग्री तक इंसान आपका हाथ भी बर्दाश्त करता है। आप हाथ उसके ऊपर रखें, थोड़ी देर आप उसको वहाँ पे हाथ ठहरा सकते हैं 62 डिग्रीज पे। तो ये एक नॉर्मल टेम्परेचर। जाहिर सी बात है, कोई मशीन चलेगी तो टेम्परेचर के साथ चलेगी, ऐसे नहीं होगी कि बर्फ़ की तरह ठंडी होगी। ठीक है जी, बर्फ़ की तरह ठंडी कोई भी मशीन नहीं चल सकती, वो थोड़ी सी टेम्परेचर लाजमी देगा। तो 62 डिग्री ऐसा फिगर है कि जो कि कहलाता है कि बस ठीक है ये। और ये भी कोई ऐसा कोई पेट रूल नहीं है, रूल ऑफ थंब है जस्ट। ठीक है, कुछ मशीनें होंगी कि जो 80 डिग्रीज पे भी खुश होंगी, लेकिन कुछ मशीनें होंगी जो 62 डिग्री पे भी तंग करना शुरू करेंगी। 50 डिग्री पे वो खुश होंगी, 40 पे खुश होंगे। तो ये रूल ऑफ थंब है, बल्कि क्रिटिकल कोई बात नहीं है कि मैं आपको क्रिटिकली बता रहा हूँ, क्योंकि वाइब्रेशन का नॉलेज है ही सारा ऐसा कि जिसको आप कह सकते हो कि ये बहुत एक ऐसी वो एब्स्ट्रैक्ट किस्म की चीज़ है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कि ऐसे आसानी से ना समझा जा सके। ठीक है जी, उसमें जो है तो बस आप वो कवायद ज़वाबित, रूल्स रेगुलेशंस, ये चीज़ों को जो वाक़यात होते हैं, जो आपके पास मौका है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप कोई फ़ैसला करते हैं और उसको देख के मसला आप कोई अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये सारा इल्म इसके ऊपर है। मिलीमीटर पर सेकंड कितनी वैल्यू होनी चाहिए? हाँ, कितनी होनी चाहिए। और उसमें भी फिर वही वाली बात आ जाती है कि ये इसमें भी कोई पेट रूल नहीं है, कोई सख्त किस्म का रूल नहीं है। कुछ जगहों पे आपको 1 मिलीमीटर वाइब्रेशन, 2 मिलीमीटर वाइब्रेशन भी डेंजरस होगी, और कुछ जगहों पे आपके पास 15-20 मिलीमीटर वाइब्रेशन भी बिल्कुल एक्सेप्टेड होगी। अब जैसे कि आपके बेल्ट कन्वेयर्स हैं, उनकी वाइब्रेशन कहाँ तक चलती है, उनकी वाइब्रेशन 2, 3, 4, 5 तक भी चलेगी तो चलेगी। अच्छा, फैंस जो हैं, कोई फ़ैन इस तरह से है कि वो कुछ मशीनें जो आपकी होंगी वो 2 मिलीमीटर के ऊपर भी आपको तंग करेंगी, कुछ मशीनें जो हैं वो आपको 15-20 मिलीमीटर पे भी एक्सेप्टेड मिलेंगी। अच्छा, फ़ैन्स का भी यही है कि कुछ फ़ैन आपके 5-7 मिलीमीटर पे बिल्कुल खुशी से चल रहे होंगे, कुछ फ़ैन आपके 2-3 मिलीमीटर के ऊपर भी आपको परेशान करेंगे। बड़े फ़ैन, बड़ी मोटरें, जैसे किल्न ID फ़ैन है, अब उसके लिए 2-3-4 मिलीमीटर बहुत बड़ी वैल्यू है, उस पर रोक देना पड़ता है। और उसको 1 मिलीमीटर से नीचे आप रखेंगे तो वो बिल्कुल सेट कहलाएगा। 1 मिलीमीटर से नीचे कोई भी वैल्यू हो, 0.8 हो, 0.7 हो, 0.6 हो, 0.9 हो, 1 मिलीमीटर तक भी एक्सेप्टेड है, लेकिन 1 से ऊपर कुछ भी नहीं। ठीक हो गया, ये इसका मसला हम लोगों ने स्टैंडर्ड वहाँ मुतय्यन किया हुआ था जहाँ मैं काम करता था। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि बेल्ट कन्वेयर्स हो गई। अच्छा, ये जो आपके कंप्रेसर्स हैं, कंप्रेसर्स वाइब्रेशन देते हैं अक्सर, कंप्रेसर्स भी एक्सेप्टेड हैं वाइब्रेशन के साथ। अच्छा, उसके बाद फिर आपके बकेट एलिवेटर्स जो होते हैं वो बहुत वाइब्रेट करते हैं, वो वाइब्रेशन के साथ ही एक्सेप्टेड होते हैं, क्योंकि वो उनकी में बकेट जब चेन चलती है तो वो यूँ हिलती है, वाइब्रेशन करते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर हिल रहा होता है।
तो उसके साथ आपको वाइब्रेशन भी मोटर पे भी और ये इसके बेरिंग की भी हाई मिलेगी, और वो एक्सेप्टेड होता है। 20-30 मिलीमीटर पे अगर वो चल भी रही हो तो वो एक्सेप्टेड होता है, उसको कोई बुरा नहीं कहता। ठीक हो गया। नेचर ऑफ लोड पे डिपेंड। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये इस तरीके से आप इसको देखेंगे। अच्छा, बाकी रह गया उसका बाकी क्या आप पूछना चाहते थे? अच्छा, इसके फॉल्ट्स वगैरह के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। फॉल्ट्स ये होती हैं कि ये फॉल्ट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जब आप बेरिंग एनालिसिस की तरफ हम जाते हैं, अभी एक तो ये वैल्यू की बात होगी कि वाइब्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। अभी वैल्यू से हम हट के एनालिसिस पे जाते हैं। एनालिसिस बहुत अहम चीज़ है। एनालिसिस ये होता है कि आप इसका पूरा स्पेक्ट्रम बना लें वाइब्रेशन का। वाइब्रेशन का पूरा स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर आप मशीन में देखें तो क्या क्या है? इनर रेस है, इसकी अपनी इंटरनल रेस है, उसके बाद फिर ये इसके अंदर बाल हैं, इसके अंदर केज है, इसके अंदर ये आउटर रेस है, इसके अंदर शाफ्ट है, इसके अंदर रोटर होता है, इसके बाद इसकी अपनी स्ट्रक्चर है, इसके बाद इसका अपना डिज़ाइन है मशीन का पूरा स्ट्रक्चर, जो कि आपके ये जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है वो जनरेट करता है। अच्छा, उसके बाद फिर और इसके साथ कुछ अवामिल शामिल हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल नॉइज़ होती है, वो वाइब्रेशन जनरेट करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलके एक वाइब्रेशन का एक जो आपको वैल्यू देता है। जैसे कि आप जाते हैं वहाँ चेक करते हैं तो 5 मिलीमीटर वाइब्रेशन है। अब ये 5 मिलीमीटर सिर्फ एक चीज़ की वाइब्रेशन नहीं है कि किसी एक चीज़ की वाइब्रेशन निकल रही है, ये मजमुआ है और वेक्टर सम है। वेक्टर सम में ये होता है कि जैसे 2 + 2 4 होता है, तो कभी कभी 2 + 2 0 भी होता है। ये वेक्टर सम है। 2 + 2 0 का मतलब क्या है? अगर 2 + 2 अगर दो का वेक्टर इस तरफ है, दूसरे 2 का वेक्टर इस साइड पे है, तो जब ये इनका मजमुआ लेंगे, वेक्टोरियल सम इसका लेंगे, तो वो 0 आएगा। तो ऐसा होता है कि 2 + 2 0 भी होता है, 2 + 2 1 4 भी होता है। इस तरीके से समझें इसको। अच्छा, तो ये इसमें वेक्टर सम होता है, वो आपको फ्रीक्वेंसी 5 मिलीमीटर सपोज दिखा रहा है। तो उसका जब आप स्पेक्ट्रम देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें केज की फ्रीक्वेंसी कितनी आपको मिल रही है, इसमें बाल की फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है, इसमें इनर रेस की क्या मिल रही है, आउटर रेस की क्या मिल रही है, कुछ और जो एक्सटर्नल जो उसको वो कर रही हैं, जैसे कि मशीन की अपनी 1x फ्रीक्वेंसी है अनबैलेंस, वो उसमें कितना आ रहा है, मिसअलाइनमेंट कितना आ रहा है, 2x मिसअलाइनमेंट कितना आ रहा है, 3x उसके जो स्पेक्ट्रम बनता है पूरा कंप्यूटर के ऊपर, पूरा स्पेक्ट्रम मशीन के ऊपर भी, डिवाइस पे भी। इस मीटर के थ्रू कुछ भी नहीं बनता। ठीक है जी, अच्छे मीटर्स होते हैं जो कि अच्छे डेटा कलेक्टर्स होते हैं। नहीं, थर्मोग्राफी नहीं, इसी डेट जो होते हैं, डेटा एक्विजिशन डिवाइस, डेट। ठीक है जी, डेटा एक्विजिशन डिवाइस होती हैं आपके पास। SKF की भी होते हैं, माइक्रोलॉग, और इसके अलावा इमर्सन की भी हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनियां बना रही हैं। बेंटल नोवेदा वगैरह उनकी भी हैं, बेंटल नोवेदा वगैरह के उनकी भी हैं, और मुख्तलिफ कंपनियों के हैं, बहुत अच्छे वो हैं। लेकिन SKF के टूल स्टैंडर्ड माने जाते हैं। SKF के हैं भी महंगे और स्टैंडर्ड माना जाता है। माइक्रोलॉग जो है वो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, सीमेंट इंडस्ट्री में स्पेशली वो बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, तो उसके ज़रिए जब आप फ्रीक्वेंसी वो वैल्यू लेंगे वाइब्रेशन की, तो आप यहाँ पे बाकायदा अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो उसका सॉफ्टवेयर होता है, मशीन एनालिस्ट कहलाता है। मशीन एनालिस्ट में जब आप उसको खोलेंगे तो वो आपको एक एक चीज़ दिखाएगा। ठीक है, बस ये है कि जो एनालिस्ट है, जो बंदा है उसके पीछे, वो अच्छा तगड़ा हो, वो सब कुछ वो नहीं दिखाता, उसमें से देखना पड़ता है, उसमें से कैच करना पड़ता है कि क्या हो रहा है इसके अंदर, इस मशीन में क्या हो रहा है। ठीक है जी, ये सबसे अहम बात होती है। तो एनालिसिस ये चीज़ कहलाती है, और इसके लिए, इसको सीखने के लिए साल हर साल की मेहनत दरकार होती है। एक दिन में बंदा मास्टर नहीं बन जाता, एक महीने में बंदा मास्टर नहीं बन जाता। साल हर साल की मेहनत आप करेंगे तब जाके इसमें आप मास्टर कर पाएंगे। ठीक है जी, और कभी और फिर चलना भी बहुत एहतियात से पड़ता है, क्योंकि आपकी जो मास्टरी है कि आपने साल की मेहनत से बनाई, अगर एक आपने गलत डिसीजन ले लिया, गलत चीज़ बता दी हायर मैनेजमेंट को, तो वो अगर वो गलत साबित हो गई तो आपकी वो सालों साल की मेहनत के ऊपर पानी भी फिर जाता है। तो ये बहुत केयरफुल डिसीजंस होते हैं इसके अंदर, और क्योंकि आप हायर मैनेजमेंट के साथ लगे होते हैं इस चीज़ में, क्योंकि जब ये फॉल्ट्स आते हैं तो हायर मैनेजमेंट डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होती है, और उनके साथ आप लग के काम कर रहे होते हैं, इसलिए बहुत केयरफुली इसमें चलना पड़ता है। ठीक है जी, उसके अंदर क्या कहते हैं, इस फील्ड के अंदर जगह जगह पे खाइयाँ हैं, और वो क्या कहते हैं कि गड्ढे हैं, और इसमें थोड़ा सा बंदा बेहतियाती करे तो किसी गड्ढे में जा गिर पड़ता है, और फिर मुंह के बल गिरता है, और ऐसा गिरता है कि फिर उठना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे बंदों को हमने गिरते हुए देखा है। ठीक हो गया।